Hello guys, welcome to the platform of AMC. Thank you so much guys for supporting AMC. प्लीज आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, डेफिनेटली आपके लिए नया मटेरियल आता रहेगा। चलिए गाइस बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि AMC हमेशा रिवीजन पे फोकस करता है, हमेशा आपको बैकअप देने की तैयारी में रहता है, जिससे आप चीजें भूल ना जाए और आपको फन के साथ में लर्निंग हो। तो ऐसा ही कुछ हमने पार्ट 2 में किया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसको जल्दी से एक बार हम रिवाइज अप करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सेल थी जनरली, उस सेल के अंदर क्या क्या चीजें थी। उस सेल की आउटर मेम्ब्रेन कहलाती थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो किस किस चीजों से मिलकर बनी होती थी? वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती थी, जो सेल के आउटर में प्रेजेंट होती थी, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स ओनली। उसके बाद फिर अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जो हेड ऑफ द सेल भी कहलाता था, जिसको हम हेड ऑफ द सेल भी कहते थे, जिसके अंदर हमारा डीएनए और क्रोमोसोम्स और ये सब चीजें प्रेजेंट होती थी, जो क्या करता था हमारे लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता था। इसको हम हेड ऑफ द सेल भी कहते थे। जितने फंक्शन है सेल के वो सब यही कंट्रोल करने वाला था। तीसरा हमने जो पढ़ा था वो था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट मींस सेल का प्लाज्मा। हमने पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? वो एक तरह का वाटरी सॉल्यूशन है, जिसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है। तो सेल का प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का प्लाज्मा। तो वो सेल का प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट होता था? हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन थी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है, ये उस गैप में प्रेजेंट होता था, जो आपको ग्रीन कलर का पोर्शन शो हो रहा है डायग्राम में। तो ये क्या था? साइटोप्लाज्म था। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज रहती थी। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में ही आज हम आगे क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल वॉल। सेल वॉल क्या थी? आउटर मोस्ट कवरिंग इन द प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी वही तो थी सेल वॉल। वो क्या करती थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहती है यानी प्लांट सेल में, उसके आउटर में एक और कवरिंग थी जिसका नाम क्या था? सेल वॉल नाम था। और ये क्या करती है? ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई थी और प्लांट्स में प्रोटेक्शन का काम करती थी, जिससे उनको ये चीजों से बाहर प्रोटेक्ट कर सके। तो ये था हमने जो क्लास पार्ट 2 में हमने जो पढ़ा था, ये सब चीजें हमने उसके बारे में डिस्कशन कर ली थी कि कौन किससे मिलके बना है, आउटर मेम्ब्रेन एनिमल्स में कौन सी होती है, प्लांट्स में आउटर कौन सी होती है, न्यूक्लियस क्या है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब हमने उस दिन, आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि सेल की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म एक तरह से एटमॉस्फेयर का काम कर रहा था, जहां पे कौन रहते थे? फैमिली मेंबर्स। भाई अगर न्यूक्लियस हेड ऑफ द हाउस थे, तो सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज थी जो साइटोप्लाज्म में रहती थी, वो सारी कौन थी? वो फैमिली मेंबर्स थे। अब फैमिली मेंबर्स को भी तो इंपॉर्टेंस चाहिए कि ना भाई। अब हेड ऑफ द हाउस तो हेड ऑफ द हाउस ही है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को भी तो थोड़ा सा हमें भाव देना पड़ता है, थोड़ा सा क्या, उनको भी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस चाहिए। तो आज हम उन्हीं फैमिली मेंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर छोटे 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 ऐसे ऐसे पार्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हैं, यानी कि इन्होंने पूरे साइटोप्लाज्म पे अपना कब्जा किया हुआ है। न्यूक्लियस जी जो थे वो थे हेड ऑफ द सेल। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम तो अपनी हेड की जगह पे फिक्स है, हमें गद्दी चाहिए, हमारी कुर्सी फिक्स। और बाकी जो तुम सब फैमिली मेंबर हो, ठीक है, बट जाओ आपस में फैल जाओ, जहां जिसको रहना रह लो। तो उन सारे फैमिली मेंबर्स यानी कि जो क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज, उन्हीं के बारे में आज हमें इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, चलिए जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनेली हमारे पास में जो आती है, एक बार इनके सबके नाम जरा एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स आते हैं, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आता है और वैक्यूल्स आते हैं। तो इस बहुत सारी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम इस पोर्शन में कवर अप करके चलना होता है। हम हर एक ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस चीज से मिलकर बनी है, कैसी दिखती है, वो कैसी दिखती है, क्या उसमें होता है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है भाई, हमारे घर में फैमिली मेंबर्स होता है तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये कौन है। हाँ जी, ये मम्मी जी हैं, ये पापा जी हैं, ये भैया जी हैं, तो सबके बारे में पता होता है ना। और ये भी हमें पता होता है कि कौन क्या क्या करता है, कि मम्मी हाउस वाइफ है, ठीक है, पापा जॉब करते हैं, भैया जॉब करते हैं, तो सबके बारे में पता है कि किसके क्या फंक्शन है।
तो वैसे हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेली क्या करती है और कैसी दिखती है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं अपनी ट्रेन पकड़ते हुए सेल ऑर्गेनेल नंबर 1 यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखती कैसी है? देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिखती है ये कैसी दिखती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ ऐसी इस तरह की कुछ मेम्ब्रेन्स बनी शो हो रही हैं, तो ये क्या होता है, एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम्स होता है जिसमें क्या होती हैं, कुछ कैविटीज होती हैं और उन कैविटी के अंदर क्या फिल रहता है, उन कैविटी के अंदर फिल रहता है ल्यूमन। ल्यूमन एक तरह का लिक्विड जो क्या रहेगा, इन कैविटीज के अंदर फिल्ड अप रहता है, दैट लिक्विड इज ल्यूमन। और ये जो हमारे पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्चुअल में इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली 3 पार्ट्स आते हैं इसमें, एक तो होते हैं सिस्टर्ने, एक होते हैं हमारे पास में वेसिकल्स और एक होते हैं हमारे पास में ट्यूब्यूल्स। तो टोटल हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये 3 चीजें आती हैं। अब ये तीनों चीजों मिलने के बाद, ये जो तीनों जो चीजें हैं यही क्या बनाती हैं, मिलने के बाद में बनाती हैं हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 चीजें कौन कौन सी, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। अब सिस्टर्ने जो होते हैं इनमें ही कैविटी होती है, जिनके अंदर ये जो फ्लूइड वाला जो हमने लिक्विड पढ़ा है ना ल्यूमेन, ये इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ल्यूमेन क्या होता है, इन्हीं सिस्टर्ने के अंदर कुछ कैविटीज होती है जिनमें हमारा जो ल्यूमेन है वो प्रेजेंट होता है। अब बात तो हमने कर ली कि माइट्रो जो हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है भाई, ये एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है। और मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होने के साथ साथ इसमें क्या, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल, ये 3 पार्ट्स इसके अंदर आते हैं और एक कैविटी है जिसमें ल्यूमन भरा रहता है। ल्यूमन उस फ्लूइड का नाम है, उस लिक्विड का नाम है जो उसके अंदर फिल्ड अप रहता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो भाई करते क्या हो, सेल के अंदर तो हो लेकिन करते क्या हो, तो ये कुछ काम स्पेसिफिक करते हैं। उस काम से पहले इनके 2 पार्ट्स और हैं, जरा उनके बारे में भी देख लेते हैं, बुरा मान जाएंगे ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 बेटे कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 बेटे आते हैं, एक आता है SER और एक दूसरा आता है RER, RER, SER। अब इन दोनों बेटों के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर आप इनके बारे में पढ़ रहे हो तो इनके 2 बेटे हैं, उनका भी तो थोड़ा सा ध्यान रख ले हम कौन कौन से हैं। तो वो कौन है, एक है हमारे पास में SER, एक है हमारे पास में RER। अब SER का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का मतलब, SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ है एक है रफ। ठीक है, 2 बेटे, एक कैसा है, एक स्मूथ है और दूसरा कौन सा है, रफ है। अब पार्ट्स में कैटेगराइज किया तो ऑफ कोर्स कुछ अलग भी होगा, पार्ट्स में अगर हम बांट रहे हैं तो कुछ अलग तो रही होगा। अब वो अलग क्या है चलिए देख लेते हैं। एक्चुअल में ये जो हमारे पास में SER भाई साहब जो हैं, इनके पास में क्या होता है, इनके पास में राइबोसोम्स नहीं होते। अब राइबोसोम्स पहले लिख लेते हैं, नो राइबोसोम्स, इनके पास में राइबोसोम्स नहीं होते। जबकि अगर हम बात करें RER वालों की, इनके पास में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, SER जो है इनके पास में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है और RER के पास में राइबोसोम्स होते हैं। अब पहला क्वेश्चन राइबोसोम्स वर्ड सुनते ही दिमाग में आता है, अरे भैया ये क्या है, ये तो सुना ही नहीं है। नहीं, अभी सुना था, जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनेलिज्म में राइबोसोम भी तो पढ़ता था। तो राइबोसोम जी के बारे में भी पढ़ेंगे भाई, इनकी भी अपनी खुद की अलग इंपॉर्टेंस है, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके पास में राइबोसोम्स नहीं है। दूसरे कौन थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके पास खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। ठीक है भाई, चलिए ये तो हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल। सिस्टर्ने के पास में कैविटीज, जिसमें बड़ा ल्यूमन, और इसके अंदर 2 पार्ट है, SER और RER। SER जिनके पास में राइबोसोम्स नहीं है और RER जिनके पास में राइबोसोम्स हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जो SER और जो RER है ये 2 इनके टाइप्स थे। अब हमने कहा एक के पास में राइबोसोम्स नहीं है, एक के पास में राइबोसोम्स हैं। तो जो राइबोसोम्स वाली है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या है, जैसे अगर हम देखें कि ये कुछ ऐसा पोर्शन रहता है, कुछ इस तरह की वेसल्स कुछ जनरली बनी रहती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का पोर्शन और इनके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से राइबोसोम्स बने हुए होते हैं। ठीक है,
ये कुछ इस तरह से राइबोसोम्स ये बने हुए होते हैं। ये क्या, हमारे पास छोटे वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से कैसी हो जाती है, ये रफ हो जाती है। भाई अगर मैंने कहा किसी सरफेस पे कोई छोटा 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 अगर ऐसे पोर्शन कुछ उठा हुआ लगा हुआ हो तो वो कैसी हो जाती है, वो सरफेस रफ आ जाएगा। जबकि इनके पास में नहीं है तो ये कैसी है, ये स्मूथ होती है। ठीक है, अब चलिए इनका राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, इनमें राइबोसोम करते क्या है। एक्चुअल में ये जो राइबोसोम जो महाशय जी हैं ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम। तो प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम करते हैं राइबोसोम्स। अब एसईआर के पास तो राइबोसोम्स है नहीं, तो सिंपल सी बात, ये तो करेंगे नहीं भाई। लेकिन आरईआर के पास तो है, इन्होंने तो राइबोसोम्स ले रखे हैं, इनके पास है, तो ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम। चलिए इसी बात पे देख लेते हैं जरा जल्दी से फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात जो आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके पास है राइबोसोम्स, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम करेंगे। फंक्शन नंबर 1, राइबोसोम्स क्या करते हैं, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इनके पास राइबोसोम्स तो है नहीं भाई, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो करवा नहीं सकते, तो ये लिपिड्स और फैट के मॉलिक्यूल को क्या करवाते हैं, ये क्या करवाते हैं, लिपिड्स और फैट के मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, तो लिपिड्स एंड फैट्स और प्रोटीन्स। ठीक है, इतनी बात, ये दो बात यहाँ पे पक्की हो जाती हैं। थर्ड वन इज दैट, अब ये जो हमारे पास में एसईआर है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे लीवर में भी प्रेजेंट होती हैं। हमारे लीवर की जो एसईआर होती है ना, हमारे लीवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे टॉक्सिक, टॉक्सिक तो सुना है भैया, टॉक्सिक तो होता है जो हार्मफुल हो, डेंजरस हो, मतलब जहरीला हो। नॉन टॉक्सिक या डिटॉक्सिफाई करने का मतलब होता है उस हार्मफुल को खत्म कर देना, यानी कि हार्मलेस बना देना। ठीक है, तो वो कहलाता है डिटॉक्सिफाई। तो अब ये जो एसईआर होता है ना, ये क्या करते हैं, इनकी सेल्स हमारे लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। अब भाई हम यंग जनरेशन, हम बर्गर, पिज्जा, जंक फूड और पैक्ड आइटम्स ये सब भी खाते हैं, वेफर्स हो गए, पैक्ड आइटम खाने वाले हम, मतलब हम खाते हैं ज्यादा, जिसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं। अब वो प्रिजर्वेटिव एक तरह के केमिकल ही तो है जो उन चीजों को बड़े मतलब काफी समय तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो केमिकल हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, तो उनको खत्म करने का काम कौन करता है, उनको खत्म करने का काम करते हैं ये एसईआर, जो कहां प्रेजेंट होंगे, हमारे लीवर में। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से एक बार इसके फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, कैसे, इन एएमसी स्टाइल। सबसे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्न वेसिकल ट्यूब्यूल से ये बने। अपने दो बेटे साथ लाए, कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाए। आरईआर वो जिनके पास राइबोसोम्स, आरईआर वो जिनके पास राइबोसोम्स जो क्या करें, प्रोटीन सिंथेसिस। एसईआर वो जिनके पास ना राइबोसोम्स और ये क्या करें, फैट्स एंड लिपिड्स या फैट्स एंड लिपिड सिंथेसिस। एसईआर करें एक और काम, लीवर में करें हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई और हमारी बॉडी को ये दे आराम। तो पूरा एंडोप्लाज्मिक हमारा जो है इस तरह से पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हमने बोला था अभी एसईआर के अंदर हमारे पास में और आरईआर के पास में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट थे आरईआर के पास। अबे राइबोसोम्स क्या है भैया, अब तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, अब वो राइबोसोम 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 कई बार आ गया, पता तो चले भाई ये है कौन। तो राइबोसोम्स कौन होते हैं, राइबोसोम भी एक तरह की ऑर्गेनेलिज है जो पूरे सेल में फैली रहती है, पूरी सेल, और ये क्या कराती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करती है। इनका फंक्शन क्या है, टू डू प्रोटीन सिंथेसिस। ये छोटी छोटी स्फेरिकल ऑर्गेनेलिज हैं, छोटी छोटी कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो जनरली हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर दोज ऑर्गेनेलिज व्हिच डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, दे आर स्फेरिकल इन शेप, और फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है टू प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। चलिए अब तो ठीक है, एंडोप्लाज्मिक हो गया, राइबोसोम हो गया। तो राइबोसोम के बाद अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, गोल्गी अपैरेटस। अब गोल्गी अपैरेटस भैया, गोल्गी अपैरेटस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में इसका नाम गोल्गी अपैरेटस क्यों है, कुछ ज्यादा अजीब सा नाम नहीं है क्या,
क्या इनके टाइम पे नामकरण नहीं होता था क्या कि गोल्गी अपैरेटस इतना अजीब नाम इन्होंने दिया है कि नामकरण करने के लिए पंडित जी नहीं आते थे क्या? अरे कोई बात नहीं भाई, अब गोल्गी नाम दिया है तो किसी चीज को सोचते हुए दिया होगा ना। एक्चुअल में इन गोल्गी अपैरेटस के बारे में बताने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। और उन्होंने क्या करा इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इनका नाम उन्हीं के नाम के बेसिस पर रख दिया गया, गोल्गी अपैरेटस। अब अपैरेटस मतलब एक तरह का डिवाइस, एक तरह का स्टोरेज पार्ट। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि गोल्गी अपैरेटस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्गी ने। और क्या बताया इसके बारे में कि ये एक तरह का कैसे होता है, ये भी मेम्ब्रेन का सिस्टम है। इसमें भी क्या होता है? एक तरह का सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होता है। इसमें भी क्या होता है? एक तरह से ऐसे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कुछ होता है जिनमें मेम्ब्रेन एक दूसरे के पैरेलल भी रहेंगी, यानी कि ये जो पार्ट है ना, देखो ये एक दूसरे के पैरेलल आपको दिख रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्टैक्स, ठीक है, सिस्टर्न्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न है या सिस्टर्न्स भी हम इनको बोल सकते हैं, जो कि पैरेलल स्टैक्स में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है। और कैसे हैं इनको? ये पैरेलल है और इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। अब गोल्गी अपैरेटस भैया क्या है? मेम्ब्रेन का सिस्टम है जिसमें आपस में पैरेलल स्टैक्स में है ये, और क्या है? सिस्टर्न से मिलकर बना हुआ है। करता क्या है गोल्गी अपैरेटस? करता क्या है भैया? अब गोल्गी अपैरेटस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या काम है इसका? एक्चुअल में इसका जो काम है वो क्या है कि इसके पास भी मेम्ब्रेन्स हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन है ऊपर, अभी जस्ट हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इसकी मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन दोनों क्या है? आपस में थोड़ी कनेक्टेड रहती हैं। दोनों की मेम्ब्रेन क्या है? आपस में कनेक्टेड है। अब गोल्गी अपैरेटस का काम, सबसे पहली बात मैंने कहा था अपैरेटस स्टोरिंग का काम। तो ये गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? ये स्टोरिंग का, पैकेजिंग का, डिस्पैचिंग का काम करता है। एक्चुअल में गोल्गी अपैरेटस क्या काम करता है? ये जो चीजें बनती हैं उनको सेल में या एक सेल से दूसरी सेल में या सेल के इंटरनल उनको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेगा। भाई हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेम्ब्रेन कनेक्ट है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर भी था जिसके पास कौन थे? राइबोसोम्स थे। तो राइबोसोम्स क्या करते थे? प्रोटीन सिंथेसिस करते थे। तो ये गोल्गी अपैरेटस जी क्या करते हैं? उनसे प्रोटीन को लेके पूरी सेल में पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे जो सेल है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग या एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए ना भाई, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम कर सकती है। तो गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है? दे बिहेव्स एज पैकेजिंग यूनिट्स। ये पैकेजिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट्स, इन सब की तरह से काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स होते हैं। तो ये हो जाता है गोल्गी अपैरेटस जी के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में हमने पढ़ना है, फिर रिवीजन करेंगे एंडिंग में, जल्दी से क्विक रिवीजन हम लेने वाले हैं। गोल्गी अपैरेटस के बाद हम बात कर लेते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ आवर सेल। ये क्या है? लाइसोसोम्स। वैसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है माइटोकॉन्ड्रिया देवी जी, लेकिन कोई नहीं, पहले लाइसोसोम्स भैया के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने इंपॉर्टेंट कहा है तो कुछ तो अलग होगा। एक्चुअल में जो लाइसोसोम्स भैया जी हैं, इनका अपना खुद का दबदबा है सेल में। ये क्या है? लाइसोसोम्स जो हैं हमारे पास में, इनका खुद का अपना कुछ, जैसे लोग होते हैं ना धाकड़ टाइप, एकदम यार जबरदस्त पावर पैक है, तो लाइसोसोम्स भी कुछ ऐसे ही हैं। अभी जो लाइसोसोम्स हैं हमारे पास में, ये मैंने बोला कि एक तरह से बिल्कुल पावर पैक बंदे हैं। तो ये पावर पैक क्यों हैं? क्योंकि इनका ना एक नाम भी है जिसको सुन के डर भी लगता है, और वो नाम पता क्या है? इनका नाम है सुसाइडल बैग्स। इनका नाम क्या है? सुसाइडल बैग्स। अब इनके नाम में सुसाइड आ रहा है भाई, ये तो थोड़े से टिपिकल टाइप बंदे हैं, ये ऐसे मानने वालों में से नहीं है। तो ये हमारी सेल के पावर पैक बंदे हैं, क्योंकि इनका नाम क्या? सुसाइडल बैग्स है। क्यों? अब सुसाइडल बैग्स क्यों कहा? एक्चुअल में लाइसोसोम्स भी क्या है? बाकी ऑर्गेनेलिस की तरह वही स्फेरिकल है, ठीक है, और इनके पास भी एक सिंपल सी एक ऐसी मेम्ब्रेन कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। तो लाइसोसोम्स भी क्या एक तरह की स्फेरिकल ऑर्गेनेली है, छोटी है, सेल में प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। और लाइसोसोम्स को हमने बोल दिया सुसाइडल बैग्स। क्यों भाई? ये तो बाकियों के जैसे ही है, तो सुसाइडल बैग्स का टैग क्यों दे दिया भाई? सुन के थोड़ा सा डर सा लग जाता है भाई, क्या सुसाइड करता है क्या ये? एक्चुअल में बात क्या है कि इनके पास में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि कुछ तरह के कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं इनके पास। वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कौन कौन से हैं? वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं? किसी भी चीज के डाइजेशन का काम करते हैं। किसी भी चीज के डाइजेशन का काम करते हैं।
एक्चुअल में लाइसोसोम्स जो है ना, ये इनके पास में ऐसे एंजाइम्स हैं, ऐसे केमिकल हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, और पावरफुल एंजाइम्स है, वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आने दो, जो भी आ रहा है करके ही मानना है, छोड़ना ही नहीं है ना, उसको तो खत्म ही कर देना है। तो पावरफुल डाइजेशन ये करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, ये डाइजेशन कैसे करेंगे भाई? हमारे सेल में गंदगी हो जाती है, कोई ऑर्गेनेली मर गई है, खराब हो गई है, फट गई है, कुछ और गंदगी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उन सारी चीजों को खत्म करने का, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिससे एक तरह से हमारे सेल के अंदर क्लीनिंग हो जाए। तो एक्चुअल में इनका बेसिक फंक्शन क्या हो गया, क्लीन करना। अब आपको लगता है कि जिनका नाम सुसाइडल बैग्स है वो क्लीन करता होगा? सुन के नहीं लगता ना कि भैया नाम तो उतना पावर बैग्स है सुसाइडल बैग, और करता क्या, क्लीनिंग, साफ सफाई करता है। हाँ भाई, आजकल साफ सफाई वालों का ही जमाना है, साफ सफाई रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे लिए क्या करता है, सेल में क्लीनिंग का काम करता है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये क्लीनिंग का काम कैसे करता है, जो भी ऑर्गेनेली खराब हो जाए, मर जाए, और एक तरह से वोर्न आउट हो गई हो, ठीक है, और कोई और वेस्ट हो, तो उन सबको क्लीन करने का काम करता है लाइसोसोम्स। अब ये इतने अपने काम को लेकर इतने डेडिकेटेड हैं कि इतना एक तरह से पूरा ध्यान रखते हैं कि खाली रहना ही नहीं चाहते। अब होता क्या है, जब भी कभी सेल के पास कोई काम होता नहीं है तो इनको तो काम करना ही करना है। तो ये क्या करते हैं, जब सेल के अंदर कुछ और गड़बड़ हो जाए या सेल ब्रेकडाउन होने वाली हो, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को ही बर्स्ट कर लेते हैं, अपने केमिकल ऐसे रिलीज करेंगे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे रिलीज करते हैं कि ये अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। यानी कि कैसी कंडीशन आ जाए जब कोई और रास्ता ना दिख पा रहा हो और सेल के अंदर कुछ ना बचा हो या कुछ दिक्कतें हो, तो ये अपने आप ही सेल को बर्स्ट कर लेते हैं, अपने आप को ही खा जाते हैं, अपने आप को ही केमिकल डाल लेते हैं। अब इनके एंजाइम्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो जब एंजाइम इनके ऊपर डलेगा तो वो तो डाइजेस्ट होना ही होना है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने आप ही सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों, क्योंकि ये अपने आप को ही खत्म कर सकते हैं पूरी सेल को, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। इनके लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, कुछ और टर्म्स भी हैं। सुसाइडल बैग्स हो गया, इनको हम डिमोलिशन स्क्वाड्स भी कहते हैं, यानी कि जो साफ सफाई, एक तरह से देखने वाला कौन क्या कर रहा है, इनको हम स्कैवेंजर्स ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी कि जो सेल में साफ सफाई क्लीनिंग का काम करते हैं। जब भी कोई लगा प्रॉब्लम सामने आ रही है, बर्स्ट और खत्म, बुम, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से सुसाइडल बैग्स भी हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये जितने नाम से अपने पावर पैक लगते हैं उतने ही हैं, सुसाइडल बैग्स है, खतरा खतरा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइसोसोम्स के बारे में पूरा हो जाता है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जितना पोर्शन पढ़ा एक बार रिवाइज अप कर लें, क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन थे, मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम ये कहलाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन थे, मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम ये कहलाए। सिस्टर्ने वेसिकुलर ट्यूब्यूल से ये मिलके बने, जिसके अंदर सिस्टर्ने के अंदर ल्यूमन है भरा, ठीक है। और इनके दो बेटे कौन से, एसईआर और आरईआर। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर लाइसोम्स है अपनाए और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोम्स ना अपनाए। आरईआर राइबोसोम्स की वजह से, आरईआर जो थे उनके पास में क्या थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, और एसईआर के पास में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थे। तो आरईआर क्या करते थे, प्रोटीन सिंथेसिस, और एसईआर करते थे फैट्स एंड लिपिड सिंथेसिस। एसईआर का एक और फंक्शन हमने पढ़ा था, ये क्या करवाते थे, लीवर की सेल्स में प्रेजेंट थे, जो डिटॉक्सिफिकेशन करवाते थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा राइबोसोम्स, छोटी सी ऑर्गेनेली ये कहलाए, हमारे साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर ये पाई जाए, और इसका काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस ये करवाए। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था गोल्गी अपैरेटस, सेल के डिस्पैचिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट ये कहलाए। कैमिलो गोल्गी जी ने इन्हें क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, इनके बारे में बताया था, और ये क्या करते हैं, पूरी सेल में चीजों को ये पहुंचाए। इसके बाद फिर हमने बोला था लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स ये कहलाए, भाई सुन के डर लग जाता है, सुसाइडल बैग्स ये कहलाए, अपने अंदर पावरफुल एंजाइम्स ये रखवाएं जो किसी भी सड़ी गली चीजों को, कोई भी चीजों उनको डाइजेस्ट कर जाए और बदले में कुछ ना बचाए। तो इट मीन्स कि सब कुछ खत्म कर सकता है, इसलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी आगे कुछ और ऑर्गेनेलीज बची, इनको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में हम उसको कवर अप करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज अगर आपको ये मेथड पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सपोर्ट AMC। ओके, थैंक यू सो मच।